प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आदिकाल का जो हमारा लोक साहित्य है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। पूर्व की कक्षाओं में हमने कुछ ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम गतांक से आगे पढ़ेंगे। अगली रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये जो ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इस ग्रंथ की रचना दामोदर शर्मा नामक विद्वान ने की है और ये 12वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। और एक यह व्याकरण ग्रंथ है। इसमें बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की तत्कालीन संस्कृति और भाषा आदि पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। ये व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन उदाहरण के लिए जो उदाहरण जुटाए गए इसमें और उसमें जो भाषा जो प्रयुक्त हुई है उसके आधार पर तत्कालीन जो काशी जो क्षेत्र है उसके आसपास के जो क्षेत्र है उसकी भाषा और उसकी जो संस्कृति है उसके बारे में भी हमें पर्याप्त रूप से इस ग्रंथ के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। और इस ग्रंथ के माध्यम से जो तत्कालीन जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों की हिंदी भाषा में तत्सम शब्दावली के प्रयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का प्रचलन पता चलता है। चूँकि इसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयुक्त हुआ है तो यह भी एक तरह से चंपू काव्य है। और तत्समय शब्दावली यानी संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग उस समय प्रारंभ हो गया था, ऐसा इस ग्रंथ के द्वारा उस प्रवृत्ति का हमें पता लगता है। भाषा का जो संक्रमण काल है, जब अपभ्रंश से धीरे धीरे आधुनिक आर्य भाषाएं विकसित हो रही थी, हिंदी का जब विकास हो रहा था, उस समय चूँकि भाषा एक सतत प्रवाहिनी नदी के समान है तो किस बिंदु पर तो ये निर्धारण करना कठिन हो जाता है कि किस बिंदु को हम अपभ्रंश की भाषा माने और किस बिंदु को हम हिंदी भाषा माने। तो कुछ प्रवृत्तियां लक्षित होती है भाषा में, जिसके आधार पर हम ये तय कर पाते हैं कि अमुक प्रवृत्ति यदि विद्यमान है तो उसको हिंदी माना जाए। तो अपभ्रंश में भी जब तत्सम शब्दावली का प्रचलन पुनः प्रारंभ हो गया था, पुनः संस्कृत से अपभ्रंश तक की यात्रा होती है भाषा में। संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत और फिर अपभ्रंश के विभिन्न रूप और उन विभिन्न रूपों से आधुनिक आर्य भाषाएं हिंदी सहित अन्य आर्य भाषाएं विकसित होती है। और जब अपभ्रंश ये जो अपभ्रंश भाषा से जब ये आधुनिक आर्य भाषाएं विकसित हो रही थी, जिस समय ये हमें तत्समता की प्रवृत्ति जब लक्षित होती है तो उसके आधार पर हम ये तय कर पाते हैं कि अमुक जो रचना है उसको हिंदी की रचना माना जाए और अमुक रचना को अपभ्रंश की रचना माना जाए। जब अपभ्रंश मिश्रित शब्दावली में ही जब तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन प्रारंभ हो गया था तो उस प्रवृत्ति के आधार पर हम तय कर पाते हैं कि यह जो भाषा है वह हिंदी ही है और यह हिंदी के निर्माण की ओर आगे बढ़ रही है। अतः हिंदी भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन में यह ग्रंथ सहायक सिद्ध हुआ है। और हिंदी भाषा का जो ऐतिहासिक अध्ययन है उसमें किस प्रकार से ये सहायक है, इस पर हम पर्याप्त रूप से चर्चा कर चुके हैं कि जो तत्समता की जो प्रवृत्ति है, जो ये जिसके आधार पर हम ये तय कर पाते हैं कि अमुक रचना अपभ्रंश की और अमुक हिंदी की रचना है। अगली रचना है वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी की जो बोलियां और जो भाषाएं उसमें एक मैथिली भी शामिल है। जो प्राचीन काल का जो मिथिला प्रदेश था, राजा जनक का जो क्षेत्र था, जिनकी राजा जनक की पुत्री सीता थी,
जिसे मिथिलांचल भी कहा जाता है, उस क्षेत्र की जो भाषा है उसे मैथिली हिंदी कहा जाता है या मैथिली कहा जाता है, और यह उस मैथिली भाषा में रचित है और गद्य का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका जो लेखन है ज्योतिश्वर ठाकुर नामक मैथिल कवि द्वारा किया गया है, और जो इसके जो रचनाकार है वह ज्योतिश्वर ठाकुर एक मैथिली विद्वान है, वे है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई थी, तो ये गद्य रचनाओं में भी शामिल है। और चूँकि जो लोक का ये आश्रय से प्राप्त हुआ है तो इसे लौकिक साहित्य की रचना भी माना जा सकता है। ये एक शब्दकोश नुमा ग्रंथ है। शब्दकोश शब्द से आप भली भांति परिचित होंगे, जिसमें किसी भाषा के जो शब्द होते हैं उनका संकलन किया जाता है और वर्णमाला का जो क्रम है उसके अनुसार, और फिर उसके अर्थ भी दिए जाते हैं, और उसके शब्दों के अर्थ के साथ साथ शब्द की जो कोटियाँ हैं वो क्या है, वो लिंग है, उसका वचन क्या है और किस मूल भाषा से शब्द आया है, और उस संबंधी वाक्य में इसका प्रयोग इत्यादि भी दिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो ग्रंथ होते हैं उनको शब्दकोशनुमा ग्रंथ कहा जाता है। परंतु सौंदर्य ग्रहिणी प्रतिभा उसमें निहित है। यद्यपि ये शब्दकोश का ग्रंथ है, शब्दकोशनुमा ग्रंथ है, फिर भी इसमें जो साहित्यकार ने या जो लेखक ने जो अपनी सौंदर्य ग्राहिणी जो प्रतिभा दिखाई है, जो सौंदर्य उसमें समावित करने की कोशिश की है, उसके आधार पर यह साहित्य की अभूतपूर्व रचना है। उसकी भाषा में कवित्व, अलंकारिकता, शब्दों की तत्समता, ये प्रवृत्तियाँ मिलती है। अलंकारिकता यानी भाषा की सजावट, और कवित्व यानी, यद्यपि यह शब्दकोशीय ग्रंथ है फिर भी इसमें उसको एक जिस तरह कवि अपनी भाषा को जिस प्रकार से सजावट करता है, उसके अंदर शब्द में जिस प्रकार से व्यंजना शब्द शक्ति डालने के प्रयास करता है, उसी प्रकार से इसमें भी प्रयास किया गया है। हिंदी गद्य के विकास में राउलवेल के पश्चात वर्ण रत्नाकर का योगदान कम नहीं कहा जा सकता है। जिस प्रकार से राउलवेल गद्य, हिंदी गद्य के जो आदि जो ग्रंथ जिन्हें कह सकते हैं हम, उसके पश्चात वर्ण रत्नाकर का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी की जो आदि जो ग्रंथ है जो गद्य में रचित है, उन गद्य विधाओं के रचनाओं में वर्ण रत्नाकर भी शामिल है। अगली रचना है अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं, विभिन्न रचनाएं, उनके बारे में हम देखेंगे। आदिकाल में शिष्ट हास्य यानी हास्य है लेकिन वह शिष्टाचार के अंतर्गत आता है, जिसमें फूटता नहीं हो, अश्लीलता नहीं हो। यद्यपि वो भी हास्य हो सकता है लेकिन उसे शिष्ट हास्य नहीं कहा जा सकता। जो समाज की मर्यादाओं के प्रतिकूल हो उसे शिष्ट हास्य नहीं कहा जा सकता। तो आदिकाल में शिष्ट हास्य तथा विनोद मूलक रचनाएं प्रस्तुत करने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। खड़ी बोली की रचनाएं अमीर खुसरो से पूर्व हमें नहीं मिलती है, और अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वो अबुल हसन था। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले अमीर खुसरो प्रथम कवि है, और खड़ी बोली जो आधुनिक हिंदी की रीढ़ भी है, आधुनिक हिंदी का जो आधार भी है, उस खड़ी बोली में जो सबसे प्राचीनतम रचनाएं जो मिलती है वो अमीर खुसरो की है, और वह भी एक कवित्व की श्रेणी में रचनाओं को हम रख सकते हैं। अमीर खुसरो अनेक भाषाओं के विद्वान थे, और थोड़ा उनके जीवन के बारे में भी देख लेते हैं। तुर्की, अरबी, फारसी, अरब खड़ी बोली पर इन्हें समान अधिकार प्राप्त था। इन्हें कहने का आशय है कि यह
बहुभाषाविद थे, अनेक भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। तो इनका जो अनेक भाषाओं का इनका जो ज्ञान है वह इनके साहित्य में भी हमें देखने को मिलता है। इन्हें भारतीय भाषाओं का ज्ञान भी था और साथ ही साथ जो मुगल काल की जो भाषाएं थी, तुर्की, अरबी, फारसी, इनका भी इन्हें ज्ञान था। और साथ ही साथ जो खड़ी बोली और जो ब्रज भाषाएं, जो तत्कालीन मध्य देश की भाषाएं थी, भारत की भाषाएं थी, इन पर भी इनको इतना ही अधिकार प्राप्त था। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना इनके साहित्य का उद्देश्य है। लोक व्यवहार यानी जो हमारा नित्य प्रति का जो जीवन होता है, उसमें जिस प्रकार से हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस प्रकार की नीति अपनानी है, जो लोक व्यवहार की जो शिक्षा है इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से देने की चेष्टा की है और बहुत ही सरल भाषा में और मनोरंजन की तरह इसको प्रस्तुत किया है ताकि लोग इसको आसानी से ग्राह्य कर सके, ग्रहण कर सके। कविता के राजस्व में पलने के कारण सामान्य जनता से इसका संबंध टूट चुका था। खुसरो के प्रयत्न से फिर वह जन सामान्य के समीप आ गई। जो दरबारी कविता होती है, राजस्व में जो पलने वाली जो कविता होती है, राज्य के आश्रय में जो कविता की जो रचना होती है, उसका उद्देश्य एकमात्र यही होता है कि ये न किन प्रकार ने किसी न किसी प्रकार से जो आश्रयदाता जो राजा है, जो या जो भी कोई सेठ रईस भी हो सकता है, उसको किसी न किसी प्रकार से उसका मनोरंजन किया जाए, उसको प्रसन्न किया जाए, ताकि जो उसकी कवि की वृत्ति चलती रहे। तो वह एक तरह से संकुचित कविता होती है, उसके बंदी बंधाई प्रणाली वाली कविता होती है, उसमें वैविध्य देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अमीर खुसरो की जो कविता है वह लोक सामान्य जो प्रचलित जो विषय है उनको दृष्टिगत करके उसकी रचना हुई थी और लोक सामान्य की बहुत ही यह नज़दीकी रचना है और राजस्व से कविता को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। खुसरो के प्रयत्न से वह जन सामान्य के समीप आ गई। इनके विषय में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन सटीक जान पड़ता है कि चारणकालीन रक्त रंजित इतिहास में जब पश्चिम के चारणों की डिंगल कविता उद्यत स्वरों में गूंज रही थी और प्रतिध्वनि और भी उग्र थी। हम आगे जाकर रासो रचनाओं को पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत हम जानेंगे कि चारण और भाटों की कविता किस प्रकार की है, उनकी जो प्रशस्तिपरक और जो वीर गाथात्मक जो रचना है, उसमें उसका उद्देश्य यही था कि जो उस समय जो युद्ध काल था, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, राजा का मनोबल बढ़ाने के लिए इस प्रकार की जो प्रशस्तिपरक है, वीर गाथापरक उनकी रचनाएं चारण कवियों ने की थी। और पूर्व में गोरखनाथ की गंभीर धार्मिक प्रवृत्ति, आत्मशासन की शिक्षा दी जा रही थी। यानी जब गोरखनाथ का समय भी था और चारण भाटों की रचनाएं भी प्रचलित थी, उसी समय में अमीर खुसरो की विनोदपूर्ण प्रवृत्ति, विनोदपूर्ण यानी हास्य के साथ में, जो लोगों को गुदगुदाए, थोड़ी देर के लिए उनको विश्रांत कर दे, थोड़ी देर के लिए उनको एक तरह से अवसाद से दूर ले जाए, हिंदी साहित्य इतिहास की एक महान निधि है। और इस प्रकार के जो रक्त रंजित काल में और एक तरह से धार्मिक क्षेत्र में भी उथल पुथल थी और राजनीतिक क्षेत्र में भी उथल पुथल थी, ऐसे समय में अमीर खुसरो ने जो विनोदपूर्ण रचनाएं की और काव्य को जन सामान्य के समीप ले जाने का जो प्रयास किया, ये बड़ा ही श्लाघ्य प्रयास था, उनका बड़ा ही श्रेय प्रयास था। और इसके लिए उनका जो साहित्य है वह हिंदी साहित्य की एक निधि मानी जाएगी। मनोरंजन और रसिकता का अवतार यह कवि अमीर खुसरो अपनी मौलिकता के कारण स्मरणीय रहेगा। और इनका जो काव्य है वो मनोरंजनात्मक तो है ही, साथ ही साथ मौलिक भी है। मौलिक यानी जो किसी की स्वयं की संपत्ति हो, किसी की नकल नहीं हो, उसको कहा जाता है मौलिक। तो अपनी मौलिकता और रसिकता के कारण अमीर खुसरो जी को सदैव हिंदी साहित्य के इतिहास में याद किया जाएगा। खुसरो द्वारा रचित 100 के लगभग रचनाएं मानी जाती है। उन्होंने कई रचनाएं की है, इस प्रकार से 100 रचनाएं के नाम माने जाते हैं।
लेकिन कुछ रचनाएं जो 20-22 के लगभग है वो उपलब्ध हो पाती है। इस कारण उन रचनाओं के आधार पर ही हम इनकी समीक्षा करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। और जो उपलब्ध रचना है उसमें कुछ फुटकर पहेलियाँ, फुटकर कहा जाता है छितरी हुई, मतलब फुटकर का अर्थ है बिल्कुल। एक तो होता है कि बंदी बंधाई, यहाँ एक पुस्तक के रूप में एक फुटकर पहेली, इन पहेलियों की रचना अलग अलग ढंग से की गई है पुस्तक के रूप में। मुकरिया भी पहेलियों की तरह ही होती है, जिसमें मतलब अपन मारवाड़ी बोलते हैं ना आड़ी, एक मतलब पहली नुमा कोई प्रश्न पूछा जाता है, फिर उसके उत्तर में दूसरा प्रश्न उसका उत्तर दिया जाता है, और फिर उसके आगे प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार की ये प्रश्न उत्तर वाली जो प्रवृत्ति होती है इसको मुकरिया कहा जाता है। दो शकुने, ढकोसला, ये भी इस प्रकार की पहली नुमा रचनाएं हैं। दो शकुनों में दो सखियों के मध्य जो बातचीत होती है उसको दिखाया जाता है। जैसे कुछ यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं। पहेलियों का एक उदाहरण दिया गया जो बहुत ही प्रसिद्ध है। एक थाल मोतियों से भरा, सबके ऊपर आंधा धरा, चारों तरफ थाल फिरे, एक भी मोती नीचे न गिरे। उत्तर है आकाश। तो हमें इस उदाहरण से देखना है कि खुसरो जी की जो भाषा है, इस भाषा को पढ़ने से हमें किसी प्रकार से ये नहीं महसूस होता है कि यह इतनी प्राचीन रचना है। हमें लगता है कि यह आधुनिक जो हिंदी भाषा है उसकी रचना है। तो खड़ी बोली का जो वर्तमान जो स्वरूप है वह हमें अमीर खुसरो की रचनाओं में देखने को मिलता है। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि अमीर खुसरो के समय खड़ी बोली प्रचलन में रही होगी, लेकिन आगे जाकर साहित्यकारों ने इसे नहीं अपनाया और ब्रज भाषा और अवधी इत्यादि भाषाएं अपनाई जाने लगी। और फिर आधुनिक काल में पुनः जो खड़ी बोली है वह साहित्य का माध्यम बन जाती है, काव्य का माध्यम बन जाती है। इस प्रकार से पहेलियों के साथ साथ यहाँ मुकरियों का भी उदाहरण दिया गया है। दो शकुने भी दिए गए हैं। जैसे दो शकुनों का यह उदाहरण है, पान सड़ा क्यों घोड़ा अड़ा क्यों, यानी दो पंक्तियां हैं और दोनों का उत्तर एक ही है। इस प्रकार की जो पद्धति होती है उन्हें दो शकुने कहा जाता है। फिर ढकोसला भी ये एक स्थानीय कह सकते छंद है। उदाहरण दिया गया, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। तो ये भी एक प्रकार का स्थानीय जिसे छंद कहा जा सकता है ढकोसला है। अगली जो रचना है वह है विद्यापति की पदावली। यद्यपि जो विद्यापति है मिथिला के जो राजा है, उनके आश्रय में अपने ग्रंथों की उन्होंने रचना की थी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। लेकिन जो पदावली है जिनके कारण इनको ये लोक में विख्यात हुए, ये रचना मैथिली भाषा में रचित है, जो देसी भाषा उसमें रचित है। इसी कारण विद्यापति की जो पदावली है उसको हम लौकिक साहित्य के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। बिहार के दरभंगा जिले के विपसी गांव में जन्मे विद्यापति हिंदी के आदि गीतकार माने जाते हैं। हिंदी भाषा के आदि गीतकार, जो कृष्ण काव्य है और उसमें भी जो गीति जो परंपरा कही जाती है, जिसे जो हमें जो जयदेव है संस्कृत के जो कवि है उनसे प्राप्त होती है, और उसके माध्यम से विद्यापति और विद्यापति से यह सूरदास इत्यादि कवियों में पाई जाती है। तो एक परंपरा के रूप में जो गीति काव्य है उसके जो आदि जो गीतकार है वे, उसका श्रेय विद्यापति को दिया जा सकता है। मधुर गीतों के रचयिता होने के कारण इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। जिस प्रकार से कृष्ण और राधा को लेकर बड़े ही मधुर गीत जयदेव ने जिस प्रकार से उनकी रचना की थी, उसी प्रकार से हिंदी में भी ब्रज भाषा में सूरदास ने इसी प्रकार की मधुर रचनाएं की है। इसी कारण इनको
क्षमा कीजिएगा, ब्रज भाषा में तो सूरदास ने की है, इनकी रचना मैथिली में है। तो मैथिली में इन्होंने बड़ी राधा और कृष्ण को लेकर बड़ी सरस और मधुर रचनाएं की है। इसी कारण इन्हें अभिनव जयदेव, अभिनव का अर्थ नवीन, तो अभिनव जयदेव की उपाधि से भी इन्हें जाना जाता है, इनके नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनकी रचनाएं संस्कृत में भी है। अवहट्ठ, ये एक पारिभाषिक शब्द कह सकते हैं। जब अपभ्रंश जो भाषा, जब साहित्य की भाषा थी, उसी समय जो जनता की जो भाषा थी उसमें अपभ्रंश के साथ साथ देसी भाषा का विस्तरण समाहित होने लगा था। जनता की भाषा होती है वह रुकी हुई नहीं होती है, बंधी हुई भाषा नहीं होती है। साहित्य की जो भाषा होती है, जो शास्त्रों में जो भाषा होती है, वह एक तरह से रूढ़िबद्ध होती है। उसका एक स्वरूप होता है, एक मानक स्वरूप होता है, एक शास्त्रबद्ध स्वरूप होता है। इसी कारण उसका स्वरूप स्थिर रहता है। लेकिन जनता की जो भाषा होती है वह कभी भी स्थिर नहीं होती है। जब अपभ्रंश जब साहित्य की भाषा थी तो जनता में अपभ्रंश भाषा तो प्रयोग की जा रही थी, साथ ही साथ जो देशी भाषा जो थी वह मिश्रित हो रही थी उसमें, तो अपभ्रंश एक नया रूप धारण कर रही थी। तो ये जो देशी भाषा मिश्रित जो अपभ्रंश है उसे अवहट्ठ कहा जाता है। और इसी अवहट्ठ से जाकर आगे जाकर हिंदी भाषा का विकास होता है। तो अपभ्रंश की जो आगे की जो भाषा का जो रूप है, जिसमें देशी भाषा का मिश्रण होने लगा था, उस अपभ्रंश मिश्रित देशी भाषा को अवहट्ठ कहा जाता है। तो संस्कृत में भी इनकी रचनाएं हैं, अवहट्ठ में भी है, और मैथिली भाषा में भी इनकी रचनाएं हैं। और मैथिली में जो उन्होंने राधा और कृष्ण को आधार बना के जो पदावली की जो रचना की थी, इस पदावली के कारण ये बड़े ही लोकप्रिय हुए। हिंदी साहित्य में विद्यापति की जो अक्षुण्ण जो कीर्ति है उसका आधार 3 ग्रंथ माने जाते हैं: कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये प्रशस्तिपरक या वीर गाथात्मक रचनाएं हैं, और मूलतः ये अपभ्रंश की रचनाएं हैं। और विद्यापति ने जो पदावली की जो रचना की है, पद का अर्थ होता है गीत के बंध, जिनको जो गेय रचनाएं होती है, पद एक उनको पद कहा जाता है। तो पदावली यानी पदों की अवली, पदों का समूह, पदों की श्रृंखला। तो विद्यापति द्वारा रचित जो पदावली है वो मैथिली भाषा में रचित है। उन्होंने राधा कृष्ण के प्रणय लीलाएं, जो रास लीलाएं हैं, उनका अत्यंत हृदयग्राही वर्णन इस पदावली में किया है। इस संबंध में इनके आदर्श कवि जयदेव है। चूँकि इन्होंने जयदेव की परंपरा का अनुगमन किया, इसी कारण इन्हें अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। जयदेव के गीत गोविंद की से प्रभावित होकर इन्होंने पदावली का प्रणयन किया। पदावली में इनका श्रृंगारी रूप पूर्णतः उभर कर सामने आया। विद्यापति की जो पदावली है इसे श्रृंगारी रचना माना जाए या भक्तिपरक रचना माना जाए, इसके लेकर जो विद्वान हैं उनमें पर्याप्त विवाद भी हुआ है। कुछ लोग इसमें अतिशय श्रृंगार को देखकर इसे श्रृंगार की रचना मानते हैं और भक्ति की रचना नहीं मानते हैं। कुछ लोग राधा और कृष्ण के रासलीलाओं के आधार पर इसकी रचना की गई है, तो इसे भक्ति की रचना भी माना जाता है। तो इसमें जो श्रृंगार और भक्ति के दोनों की सम्मिलित रचना है। हालांकि जो श्रृंगार पक्ष है उसका पलड़ा भारी माना जाएगा। वैसे तो श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग, दोनों का वर्णन इस ग्रंथ में उपलब्ध होता है, लेकिन जो तन्मयता और जो एक तरह से जो तत्लीनता होती है, तदलीनता, वह संयोग श्रृंगार के चित्रण में इन्होंने दिखाई है। वियोग पक्ष को इन्होंने इतना चित्रण नहीं किया है। मीरा के काव्य में देखते हैं कि वहाँ पर संयोग श्रृंगार का वर्णन कम है और वियोग श्रृंगार या विप्रलभ जो श्रृंगार है उसका वर्णन हमें अधिक मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। वस्तुतः विद्यापति संयोग पक्ष के सफल गायक है और प्रेम के परम पारखी है। विद्यापति अपने राधा कृष्ण संबंधी मधुर गीतों के लिए हिंदी साहित्य में सदैव अमर रहेंगे। और इस प्रकार से
विद्यापति की जो पदावली है वह उनकी अक्षय कीर्ति का आधार है और लोक में इनको सदैव इस रचना के लिए जाना जाएगा। और मिथिलांचल में और जो पूर्वी जो बिहार और जो प्रदेश है उसमें ये बड़ी लोकप्रिय रही है। जो बंगला से सटा पश्चिमी बंगाल से सटा हुआ जो प्रदेश है बिहार इत्यादि, बिहार का वो भाग है, उसमें ये बड़ी लोकप्रिय रचना रही है और इसके लिए इनको सदैव इनका स्मरण किया जाएगा। तो आज का प्रकरण ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।